नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल महाविद्या एकेडमी पे। हम यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका के लिए एक नई सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं जिसमें हम डेली 25 क्वेश्चंस को की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, इसमें अभी तक हम 9 टेस्ट देख चुके हैं। ठीक है, आपका टेस्ट 9 तक कंप्लीट हो चुका है। अगर अभी तक आपने वो 9 टेस्ट नहीं देखे हैं तो पहले वो देखकर तब अगर आप इसको देखेंगे तो आपके लिए ये ज्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, आज हम कौन सा करने जा रहे हैं? टेस्ट नंबर हम अपना 10 करने जा रहे हैं, जिसमें हम कितने क्वेश्चन देखेंगे? 25 क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, निर्धनता एक ऐसे जीवन स्तर के रूप में परिभाषित की जा सकती है जिसमें स्वास्थ्य और शरीर संबंधी दक्षता नहीं बनी रहती है। ये जो आपकी डेफिनेशन है, ठीक है, आपसे पूछ रहा है ये किस विद्वान ने दी है। ठीक है, ये परिभाषा किस विद्वान ने दी है? गिलिन और गिलिन ने, वीवर ने, गोडार्ड ने या माइकल क्लेस्की ने? किसने दी है? तो देखिए, ये जो आपकी डेफिनेशन है, निर्धनता एक ऐसे जीवन स्तर के रूप में परिभाषित की जा सकती है जिसमें स्वास्थ्य और शरीर संबंधी दक्षता नहीं बनी रहती है। ठीक है, यानी कि मतलब जब आदमी पॉवर्टी की बिलो रेंज में होता है तो क्या होता है, तो वो अपने लिए इतनी जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं, जो उसकी फंडामेंटल नीड्स हैं, उस तक को पूरा नहीं कर पाता है। और जो उसकी बेसिक जरूरतें हैं, किसके संबंधी? हेल्थ के संबंधी, और उसकी जो फिजिक के लिए उसको जो चीजें चाहिए वो भी वो जुटाने के लिए पोटेंशियल अपना पूरा नहीं दे पाता है। ठीक है, तो यही क्या है? निर्धनता है। और ये डेफिनेशन आपकी किसने दी है? ये डेफिनेशन दी है आपकी ऑप्शन नंबर सी, गोडार्ड ने। ठीक है, ये गोडार्ड है, गोगार्ड नहीं है, गोडार्ड है। ठीक है, इनका पूरा नाम था जेजी गोडार्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, गोडार्ड। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है गरीबी का मुख्य कारण है। ठीक है, इसके बाद आपको यहां पर 4 दिए हैं स्टेटमेंट। गरीबी का मुख्य कारण है क्या? स्वयं व्यक्ति, संस्कृति अथवा गरीबी की उपसंस्कृति, सामाजिक संरचना अर्थात अन्यायपूर्ण सामाजिक परिस्थिति, या सीमित अथवा प्रतिबंधित अवसर। आपसे पूछ रहा है गरीबी का इन चारों में से क्या कारण प्रमुख है। ठीक है, तो देखिए आपको पता होगा कि स्वयं व्यक्ति, देखिए अगर बिल गेट्स का एक कोटेशन है कि अगर आप गरीब पैदा हो रहे हैं तो ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब मर रहे हैं, ठीक है, अगर आपकी मृत्यु भी गरीबी में हो रही है तो ये स्वयं आपकी ही गलती है। ठीक है, तो व्यक्ति अगर निर्धनता में जीता है और निर्धनता में ही मर जाता है तो ये इसके लिए वो स्वयं भी जिम्मेदार होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट है संस्कृति अथवा गरीबी की उपसंस्कृति। ठीक है, जो हमारी कल्चरल पॉवर्टी देखी जाती है। ठीक है, क्या करते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारे हमारे कस्टम्स, रिचुअल्स, परंपराएं, प्रथाएं ऐसी होती हैं जो भी क्या है, जो व्यक्ति को किसमें जकड़े रहती हैं। ठीक है, और व्यक्ति अपनी जो पॉवर्टी लाइन है उसको क्रॉस नहीं कर पाता है, ये भी रीजन है। तीसरा देखिए, तीसरा है सामाजिक संरचना अर्थात अन्यायपूर्ण सामाजिक परिस्थिति। आपको ये चीजें पता होंगी, जो हमारा समाज है वो क्या करता है, मतलब आज भी ये चीज है, मतलब जो कैटेगरीज में डिवाइड है। ठीक है, क्या करते हैं कि लोग अपने अपने को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, और जो पिछला वर्ग है वो हमेशा पिछड़ा ही रह जाता है, क्योंकि जो सो कॉल्ड मतलब हमारे जो अगड़ी सोसाइटी है, चाहे वो मतलब चाहे वो इकोनॉमी को लेके ले ले, ठीक है, चाहे वो इकोनॉमी के सेंस में देख ले कि जो आगे के वर्ग चल रहे हैं, ठीक है, जो एलीट क्लासेस चल रही हैं, चाहे जातिवाद में ले ले, चाहे किसी भी चीज में ले ले, तो क्या होता है कि जो अगड़ा तबका होता है वो हमेशा अपने ही लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, और जो पीछे के लोग हैं वो उनको और ज्यादा पीछे ढकेलने की कोशिश करता है। तो हमारी संरचना भी कुछ ऐसी है, सामाजिक संरचना। ठीक है, आगे देखिए, आगे सीमित तथा प्रतिबंधित अवसर। देखिए जैसे इस टाइम है, ठीक है, भारत में बेरोजगारी की दर बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये सबको पता है, लेकिन इस टाइम भारत में जो युवा जनसंख्या है ये भी सबसे ज्यादा है ना। तो भारत में इस टाइम जितने युवा हैं, गवर्नमेंट हर किसी के लिए इतनी तो जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं कर सकती ना, कि इतनी मतलब अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकती, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं कर सकती। अब हर किसी को गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो ये नहीं हो सकता है ना कि भाई जितने युवा लोग हैं, जितने भी 18 से 30 साल के, 18 से 32 साल के लोग हैं, हर किसी को गवर्नमेंट जॉब देना सरकार के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर एक लिमिटेड उनका वर्कफोर्स होता है। ठीक है, एक वो लिमिटेड कैपेसिटी में काम करते हैं। ठीक है, तो ये चीजें समझनी पड़ेगी कि जो अवसर हैं वो सीमित है और
प्रतिबंधित भी है भाई, कोई एक जॉब है, ठीक है, इंजीनियर की कोई जॉब है, तो उसके लिए कोई भी नहीं दे सकता ना, तो उसके लिए वही दे सकता है, वही अप्लाई कर सकता है जिसके पास वो क्वालिफिकेशन हो। तो ये भी आपका ऑप्शन सही है, यानी कि ये चारों ही है जो वो गरीबी के मुख्य कारण है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है निम्न में से किसने निर्धनता के 3 कारण बताए हैं? ठीक है, निर्धनता के 3 कारण कौन कौन से? पहला व्यक्ति, दूसरा संस्कृति और उप संस्कृति तथा सामाजिक संरचना। किसने बताए हैं ये जो कारण है ये किसने बताए हैं? डेविड इलिश ने, पी कोहेट ने, एस.एम. मिलर ने या मार्टिन रेन ने। तो ये जो आपके कारण है ये बताए हैं आपका ऑप्शन नंबर ए, डेविड इलिश ने। ठीक है, देखिए डेविड इलिश जो है इन्होंने निर्धनता के 3 कारण बताए। कौन कौन से? इन्होंने 3 कारण बताए। पहला है स्वयं व्यक्ति, दूसरा है संस्कृति एवं उपसंस्कृति और तीसरा है सामाजिक संरचना। पहला रीजन, दूसरा रीजन और तीसरा रीजन, ये तीनों किसने बताए हैं? यानी कि इंडिविजुअल, ठीक है, कल्चर एंड सब कल्चर और सोशल स्ट्रक्चर, ये तीनों क्या है? ये है रीजन ऑफ पॉवर्टी अकॉर्डिंग टू डेविड इलिश। आगे देखिए, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है भारत में निर्धनता का कौन सा कारण अधिक उपयुक्त नहीं दिखाई देता है? ठीक है, पहला है अशिक्षा, दूसरा है बेरोजगारी, तीसरा है भाग्य का भरोसा करना या चौथा है काम मिलने पर भी काम की इच्छा ना होना। देखिए आपसे यहाँ पर पूछ क्या रहा है? अधिक उपयुक्त नहीं दिखाई देता, यहाँ यानी कि यहाँ पर कोई जो 3 कारण है वो निर्धनता के कारण है और एक कोई है जो नहीं है। ठीक है, जो नहीं है वो आपको बताना है। देखिए अशिक्षा निर्धनता का कारण है, बहुत ऑब्वियस है। बेरोजगारी है भाई, जब नौकरी नहीं होगी तो क्या होगा? निर्धनता होगी। भाग्य का भरोसा करना, लोग बहुत भाग्यवादी हैं भारत में, ठीक है, लोग सोचते हैं कि जो हमारी किस्मत में होगा, मतलब जो हमारी किस्मत में लिखा होगा वही मिलेगा, ठीक है, या जो करता है वो भगवान करता है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? भाग्यवादिता कहते हैं, अंधविश्वास कहते हैं, ठीक है। तो ये जो तीनों ही कारण हैं ये क्या है? निर्धनता के कारण है। लेकिन जो आपका फोर्थ है, काम मिलने पर भी काम की इच्छा ना होना, ये क्या है? निर्धनता का उपयुक्त कारण, मतलब अधिक उपयुक्त कारण नहीं है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है धार्मिक विश्वासों के आधार पर जिस प्रथा के रूप में वेश्यावृत्ति को प्रोत्साहित किया गया उसे कहा जाता है क्या? रखैल परंपरा, देवांगना परंपरा, देवदासी परंपरा और नियोग परंपरा, ठीक है। तो क्या कहा जाता है? देखिए धार्मिक विश्वासों के आधार पर जिसको किया गया, आपको पता होगा जो मतलब एशियन टाइम में जो मंदिर वगैरह होते थे तो उसमें ये जो देवदासी हैं इनको रखा जाता था, ठीक है। और इनका क्या है, इस मतलब इसको धर्म के नाम पर क्या किया जाता था? स्त्रियों का शोषण किया जाता था और इसी को देवदासी प्रथा का रूप दिया गया था। देखिए जो कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र लिखी थी ना, चाणक्य का जो अर्थशास्त्र था, देवदासी शब्द का प्रयोग उसमें हुआ है, ठीक है। जो देवदासी शब्द है इसका सबसे पहले प्रयोग कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है, ठीक है। तो इसलिए ये कोई मनगढ़ंत शब्द नहीं है, ये क्या है? इसका प्रूफ भी है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देवदासी प्रथा। आगे देखिए, आगे है घरेलू हिंसा महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ठीक है, आपसे पूछ रहा है जो घरेलू हिंसा के अगेंस्ट यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट जो विमेन प्रोटेक्शन के लिए जो एक्ट पारित हुआ था वो कब हुआ था? 2003 में, 2005 में, 2007 में या 2009 में? कब पारित हुआ था ये? तो ये आपका पारित हुआ था घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा के लिए अधिनियम, ये पारित हुआ था आपका 2005 में। कब पारित हुआ था? वर्ष 2005 में, ठीक है। आगे देखिए, आगे है दहेज की समस्या उस समय उस समाज में ज्यादा गंभीर नहीं है जहां, ठीक है, आपसे पूछ रहा है दहेज की जो प्रथा है ये किस समाज में ज्यादा गंभीर नहीं है, ठीक है। पितृवंशज व्यवस्था है जहां पर, जहां मातृवंशज व्यवस्था है, जहां पितृ स्थानिक व्यवस्था है या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जहां पर मातृवंशज व्यवस्था है, ठीक है, क्या है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। जहां पर मातृवंशज व्यवस्था है वहां दहेज की समस्या क्या है? इतनी ज्यादा गंभीर नहीं है, ठीक है।
देखिए, मातृवंश समाजों में और उन समाजों पर जहां पर ममेरे फुफेरे भाई बहनों के विवाह का नियम है, वहां दहेज की समस्या विकट नहीं है। ये दोनों प्रकार के समाज दक्षिण भारत में पाए जाते हैं, इसलिए वहां पर उत्तर भारत की तुलना में दहेज की समस्या कम विकट है। अगर आपसे कंपैरिजन करके पूछ लिया जाए, तुलना करके पूछ लिया जाए कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत में जो दहेज प्रथा है ये कहां पर ज्यादा है, ठीक है, ये कहाँ होगी, ये उत्तर भारत में होगी ज्यादा, ठीक है, नॉर्थ इंडिया में। क्योंकि जो मतलब दक्षिणी राज्य हैं, जो दक्षिण भारत है हमारा, यहाँ पर ये जो मातृवंश समाज है, यानी कि जहाँ पर जो आपकी माता के साइड के लोग हैं, जो आपकी माता का जो मतलब साइड का जो चीजें चलती हैं, पैट्रियार्की चलती है, उसको ज्यादा महत्व दिया जाता है, ठीक है। तो इसलिए वहां पर जो दहेज की समस्या है वो उतनी ज्यादा गंभीर नहीं है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, अपनी जाति के प्रति ऐसी वफादारी को क्या कहा जाता है जिसमें व्यक्ति अन्य जातियों के हितों की उपेक्षा करने लगता है? जातिवाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद या भाषावाद? तो देखिए, ऐसी मतलब अपनी जाति के प्रति ऐसी श्रद्धा, ऐसी वफादारी होना कि आदमी को जो दूसरी जातियां हैं वो सारी उनमें कोई ना कोई बुराई जबरदस्ती में दिखने लगती है, ठीक है। मतलब मेरी जाति अच्छी है ये होना खराब नहीं है, लेकिन सिर्फ मेरी ही जाति अच्छी है, मेरी जाति को छोड़कर और सभी जातियां क्या हैं, वो दोषपूर्ण है। ये क्या है, ये एक गलत चीज है, और यही क्या है, यही है आपका जातिवाद, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, किसने कहा भारत में जाति सबसे अधिक महत्वपूर्ण राजनीतिक दल है? किसका स्टेटमेंट है, आपसे पूछ रहा है, किसने कहा है कि जो भारत में जो जाति है, ठीक है, ये सबसे ज्यादा अधिक महत्वपूर्ण राजनीतिक दल है? राम मनोहर लोहिया ने, B.R. अम्बेडकर ने, जयप्रकाश नारायण ने या महात्मा गांधी ने? तो ये जो आपका स्टेटमेंट है, कास्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया, भारत में जाति सबसे अधिक महत्वपूर्ण राजनीतिक दल है, ये कहा था आपका जयप्रकाश नारायण ने, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। देखिए, ये कहाँ क्यों था, आपको पता होगा कि जब चुनाव वगैरह होते हैं तो मतलब जो वर्ग है वो बटे हुए हैं, कि जो सवर्ण है वो किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को वोट देते हैं, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर पार्टी की तरफ झुके हुए हैं। जो यादव समाज है वो एक अलग पार्टी को वोट दे रहा है, ठीक है, जो दलित समाज है वो एक अलग पार्टी को वोट दे रहा है, जो मतलब अन्य अलग अलग जो मुस्लिम समाज है वो एक अलग पार्टी को वोट दे रहा है। तो क्या है, जो हमारा जो कैटेगराइजेशन है, हमारी जो डेमोक्रेसी है, ये किस पे चल रही है, चली जातिवाद पे रही है, ठीक है। इसीलिए जो हमारी कंट्री है उसके विकास में भी ये क्या है, एक बहुत बड़ी बाधा है, क्योंकि कोई भी स्कीम इंप्लीमेंट होने से पहले वो किस में बढ़ जाती है, जातियों में बढ़ जाती है। आए दिन कोई ना कोई आरक्षण का मुद्दा कहीं ना कहीं चलता ही रहता है आरक्षण को लेकर, कि आज इस जाति को चाहिए, आज उनको चाहिए, आज गुर्जरों को आरक्षण चाहिए, कल जाटों को आरक्षण चाहिए, कल मारवाड़ियों को आरक्षण चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से जो, इसीलिए जयप्रकाश नारायण ने कहा था कि भारत में जो जातीय समीकरण है ये सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक दल है, ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति राजनीति का कैंसर है, निम्नलिखित में से यह किसने कहा है? G.S. घुरिये ने, मजूमदार ने, गॉडगिल ने या कूले ने? तो जाति राजनीति का कैंसर है, ये आपका स्टेटमेंट है D.R. गॉडगिल का। किसका है? ऑप्शन नंबर सी, D.R. गॉडगिल का। देखिए, D.R. गॉडगिल ने जाति को राजनीति का कैंसर कहा है तथा इसे राष्ट्र निर्माण में, राष्ट्रीय एकीकरण एवं आधुनिकीकरण में बाधा माना है, जबकि रुडोल्फ ने इसे राजनीतिक विकास, आधुनिकीकरण तथा प्रजातांत्रिक व्यवस्था, यानी कि जो हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम है, इसको मजबूत बनाने में सहायक बताया। देखिए, हर विद्वान के क्या है, मत अलग अलग हैं। जो गॉडगिल है ये जातिवाद के विरोध में है, जबकि जो आपका रुडोल्फ है ये जातिवाद के सपोर्ट में है, ठीक है। तो कभी कभी आपसे कंपैरेटिव क्वेश्चन करके पूछ जाता है कि कौन सपोर्ट में था, कौन किसी एक सिद्धांत के या किसी एक मतलब स्थापित जो आपका चल रहे हैं, रिवाज चल रहे हैं, उनके कौन सपोर्ट में है और कौन उनके अगेंस्ट है। तो ये चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, गॉडगिल।
नेक्स्ट देखिए, किसने कहा कि जाति मूलतः एक मानसिक दशा है? ठीक है, किसने मतलब किसका ये मानना था कि ये जो जातिवादी है ये भगवान ने नहीं बनाई थी, ये सब किसका है? ये इंसानों की एक मानसिक दशा है जिसे धार्मिक ग्रंथों में बड़ी कुशलता से प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, अंतर विवाह मतलब अंतर विवाह को तो जाति की एक कार्य प्रणाली मानते हैं और जाति व्यवस्था को समाप्त करने के लिए क्या है, जो अंतर जाति विवाह है उसको एक कारगर उपाय माना जा सकता है। ये किसने कहा है? तो ये जो आपका पूरा एक्सप्लेनेशन था ये दिया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ठीक है, किसका है ये? जाति मूलतः एक मानसिक दशा है, ये कहा है आपका डॉक्टर BR अंबेडकर ने। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातिवाद से आशय है क्या? अपनी जाति के समर्थन में पूर्वाग्रह होना। ठीक है, नेक्स्ट है, अपनी जाति के समर्थन में केवल पूर्वाग्रह नहीं वरन अन्य जातियों के विरोध में भी पूर्वाग्रह होना। C है, प्रत्येक जाति विरोधी पूर्वाग्रह होना या कुछ जातियों के समर्थन में पूर्वाग्रह होना। देखिए, आपको अभी क्वेश्चन नंबर 7 या 8 में बताया गया था क्या? देखिए, जातिवाद क्या है? अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरी जाति श्रेष्ठ है, ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ मेरी ही जाति श्रेष्ठ है, ठीक है, अन्य सभी जातियां जो हैं वो खराब है, ये जातिवाद है। ठीक है, अगर आप ये सोचे कि मेरा देश अच्छा है, ठीक है, लेकिन अगर आप ये सोचे कि सिर्फ मेरा ही देश अच्छा है बाकी सभी देश खराब है, तो ये आपका राष्ट्रवाद नहीं है। ठीक है, तो क्या है, जो जातिवाद है उसका मतलब ये है कि आप अपनी जाति की अंधभक्ति में इतना मतलब डूबे हुए हैं कि आपको अन्य सभी चीजों में अनावश्यक बुराइयां दिख रही हैं। ये क्या है? ये है जातिवाद। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका B। ठीक है, क्या अपनी जाति के समर्थन में केवल पूर्वाग्रह नहीं वरन अन्य जातियों के विरोध में भी पूर्वाग्रह होना। आगे देखिए, आगे है, जब एक स्त्री को उसका पति अपने घर में पीटता है तो प्रायः इसे क्या कहा जाता है? घरेलू हिंसा, यौन दुर्व्यवहार, स्त्री के खिलाफ अपराध या वैवाहिक संघर्ष। तो देखिए, जब कोई स्त्री, ठीक है, किसी भी तरह से क्या होती है, हिंसा का शिकार होती है, ठीक है, चाहे वो फिजिकली हो, मेंटली हो या किसी इमोशनली हो, किसी भी तरह से हो, तो ये क्या होगा, ये काउंट होता है आपका डोमेस्टिक वायलेंस में, यानी कि घरेलू हिंसा में। ये किस में आएगा? ये आएगा आपका ऑप्शन नंबर A, घरेलू हिंसा में। आगे देखिए, आगे है, घरेलू हिंसा बिल को किसके द्वारा पास किया जाता है? संसद द्वारा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा, राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा या महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा। आपसे पूछ रहा है जो घरेलू हिंसा बिल है, ठीक है, ये जो आपका डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, ये जो 2005 में आया था, ये किसके द्वारा पारित किया जाता है? देखिए, अगर कोई चीज पूरे देश में पारित होनी है, ठीक है, तो वो किसके द्वारा पारित की जाएगी? तो वो पारित की जाएगी आपकी संसद द्वारा, यानी कि पार्लियामेंट के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर A होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपका, घरेलू हिंसा की निंदा करने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक प्रभावशाली है? परिवार में झगड़ा, पुलिस द्वारा दंडित करना, परिवार के साथ संबंध तोड़ना या पड़ोसियों द्वारा कार्यवाही करना। क्या पूछ रहा है आपसे? आपसे पूछ रहा है कि घरेलू हिंसा की निंदा करने के लिए इनमें से कौन सा जो तरीका है ये सबसे ज्यादा क्या है, अधिक प्रभावशाली है। भाई देखिए, अगर आपके घर में घरेलू हिंसा से आप पीड़ित हैं तो क्या करेंगे? झगड़ा करेंगे कि सबसे संबंध तोड़ लेंगे कि पड़ोसियों द्वारा कार्यवाही करवाएंगे? नहीं, ये चीजें क्या है, ये चीजें एक स्तर तक क्या है, काम करेंगी, कुछ दिनों तक काम करेंगी, लेकिन जो इसमें सबसे प्रभावशाली तरीका है वो क्या है? पुलिस द्वारा दंडित करना, यानी कि उस पर लीगल एक्शन लिया जाना उस व्यक्ति के खिलाफ जो घरेलू हिंसा कर रहा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा आपका B। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, जब बड़े भाई और छोटे भाई के विचारों और मूल्यों में समानता नहीं पाई जाती है तब यह कहलाता है क्या? मतभेद, विवाद, अंतर पीढ़ी संघर्ष या अंतरा पीढ़ी संघर्ष। ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है? जब बड़े भाई और छोटे भाई में, देखिए ये दोनों भाई क्या है, ये दोनों भाई सेम पीढ़ी के हैं, ठीक है, तो आपको बताया गया था जब आपको चैप्टर में थ्योरी पढ़ाई गई थी, ठीक है, मॉर्निंग में 11 बजे वाली क्लास में, देख लीजिएगा आप, अंतर पीढ़ी और अंतरा पीढ़ी संघर्ष नाम से आपका एक वीडियो है, ठीक है, उसमें आपको बताया गया था क्या, कि जब दो पीढ़ियों में
मतभेद हो, यानी कि एक आपकी पीढ़ी और एक आपके पेरेंट्स की पीढ़ी, ठीक है, या एक आपकी पीढ़ी और एक आपके बच्चों की पीढ़ी, जब दो पीढ़ियों के बीच में मतभेद हो तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं अंतर पीढ़ी संघर्ष, ठीक है, अंतर पीढ़ी संघर्ष कहते हैं। लेकिन जब एक ही पीढ़ी के दो व्यक्तियों में मतभेद हो तो उसको कहते हैं अंतरा पीढ़ी संघर्ष, ठीक है। देखिए, बड़ा भाई और छोटा भाई, यानी कि जो दोनों भाई हैं ये एक ही पीढ़ी के हैं, तो इनके बीच में अगर मतभेद होगा, मूल्यों में समानता नहीं पाई जाएगी, तो इसको कहेंगे हम अंतरा पीढ़ी संघर्ष। क्या कहेंगे, इसको कहेंगे अंतरा पीढ़ी संघर्ष। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे देखिए, आगे है सास ससुर एवं बहू के मध्य संघर्ष को समाज शास्त्रीय भाषा में क्या कहेंगे? मारपीट, अंतरा पीढ़ी संघर्ष, अंतर पीढ़ी संघर्ष या झगड़ा। तो क्या कहेंगे, देखिए जो सास ससुर है और जो बहू है, बहू क्या है, मतलब उसकी नेक्स्ट जनरेशन है, तो अगर दो पीढ़ियों के बीच में, यानी कि दो जनरेशन्स के बीच में जो जब कोई संघर्ष है, कोई मतभेद है, विचारों में क्या है, समानता नहीं है, तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे अंतर पीढ़ी संघर्ष। जब दो पीढ़ियों के बीच में क्या हो, गैप हो, मतभेद हो, तो इसको कहेंगे अंतर पीढ़ी संघर्ष। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। और जब एक ही पीढ़ी के दो व्यक्तियों में क्या हो, विचारों में मतभेद हो, उसको कहेंगे अंतरा पीढ़ी संघर्ष, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसमें। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हिंदी भाषा के विरुद्ध अहिंदी भाषी लोगों द्वारा किया गया विरोध कहलाता है। आपसे पूछ रहा है हिंदी भाषा के विरुद्ध, यानी कि हिंदी भाषा के अगेंस्ट में जो हिंदी ना बोलने वाले लोग हैं उनके द्वारा अगर कोई विरोध किया जाता है तो उसको क्या कहेंगे? अंतर पीढ़ी संघर्ष, अंतरा पीढ़ी संघर्ष, सामाजिक विरोध या सामाजिक गतिशीलता। तो देखिए इसको कहेंगे अंतर पीढ़ी संघर्ष। क्या कहेंगे? देखिए हिंदी भाषा के विरुद्ध अहिंदी भाषी लोगों द्वारा जो किया गया विरोध है उसको अंतर पीढ़ी संघर्ष कहेंगे। आगे देखिए, आगे है गिरते हुए सामाजिक मूल्य, ठीक है, गिरते हुए सामाजिक मूल्य, इंद्रिय परक संस्कृति के प्रति बढ़ता हुआ आकर्षण एवं व्यक्तिवादी मनोवृत्तियां अंतर पीढ़ी संघर्ष का कारण है। यह विचार व्यक्त किया है, यानी कि ये जो आपकी डेफिनेशन दी है कि दो पीढ़ियों के बीच में गैप है, क्यों? सामाजिक मूल्यों को लेकर, यानी कि जो सोशल वैल्यूज है उनको लेकर, जो उनकी सोचने समझने, जो ऑब्जर्व करने की स्किल्स हैं उनको लेकर, जिन चीज़ों के प्रति उनका अट्रैक्शन है उसमें भेदभाव है, इन सब चीज़ों को लेकर जो अंतर पीढ़ी संघर्ष है ये मतलब इसका कारण है। ये किसने कहा है? बोटोमोर ने, सोरोकिन ने, मैकाइवर ने या मीड ने? तो ये कहा है आपका ऑप्शन नंबर बी, पीएम सोरोकिन ने। किसने कहा है? ये कहा है आपका पीएम सोरोकिन ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है पिता और पुत्र के मध्य, यहाँ पर डैश लगा लीजिएगा इनके बीच में, ठीक है, इन दोनों के बीच में डैश लगा लीजिएगा। पिता पुत्र के मध्य किसी वैचारिक मतभेद को किस श्रेणी में रखेंगे? अब तक आपको ये सभी को पता चल गया होगा क्या कि जो पिता और पुत्र हैं ये दो अलग अलग पीढ़ियों के हैं, ठीक है, कि पिता है वो प्रथम मतलब पहली पीढ़ी का है और जो उसका पुत्र है वो उसकी अगली पीढ़ी का सदस्य होगा। तो जब दो पीढ़ियों के बीच में वैचारिक मतभेद होते हैं तो इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं अंतर पीढ़ी संघर्ष। क्या कहते हैं? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको इसके इतने सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, याद रखिएगा कि जब दो पीढ़ियों के बीच में वैचारिक मतभेद हो, ठीक है, तो उसको कहते हैं अंतर पीढ़ी संघर्ष, और जब एक ही पीढ़ी के व्यक्तियों के बीच में वैचारिक मतभेद हो उसको कहते हैं अंतरा पीढ़ी संघर्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है मुसलमानों में तलाक के किस रूप में पति पत्नी परस्पर सहमति से विवाह विच्छेद तय करते हैं तथा किसी भी पक्ष को दूसरे के लिए क्षतिपूर्ति नहीं देनी पड़ती है? आपसे कह रहा है कि मुसलमानों में विवाह का वो कौन सा स्वरूप है जिसमें जो हस्बैंड और वाइफ है वो म्यूचुअली डिसाइड करते हैं कि वो डाइवोर्स लेना चाहते हैं और किसी को भी, ना पति पत्नी को ना पत्नी पति को, कोई भी हर्जाना या कोई भी जो आपका पेनाल्टी मनी है वो नहीं देगी। किसमें? इला में, खुला में, मुबारत में या जिहर में? तो ये किसमें होता है? ये होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, मुबारत में। किसमें होता है? मुबारत में, ठीक है। देखिए तलाक के प्रथागत पद्धतियों में मुबारत मुसलमानों में तलाक पति पत्नी की परस्पर सहमति से होता है जिसमें कोई भी पक्ष किसी दूसरे को हर्जाना नहीं देता है। नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट है, मुसलमानों में तलाक के किस प्रकार में पत्नी द्वारा क्षतिपूर्ति देना आवश्यक है। अभी देखिए आपने ऊपर देखा था ना कि उसमें क्या है, म्यूचुअली डिसाइड करते हैं कि भाई डाइवोर्स लेना है, कोई किसी को हर्जाना नहीं देगा, कोई जिम्मेदार नहीं है, ठीक है। लेकिन आपसे अब क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, अब आपसे पूछ रहा है कि मुसलमानों में तलाक का वो कौन सा प्रकार है जिसमें पत्नी द्वारा क्षतिपूर्ति देना आवश्यक हो जाता है। तो ये है मुबारत, खुला, इला या जिहर। तो ये कौन सा है, ये है आपका खुला। कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, ये है खुला। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस प्रकार के तलाक में एक मुस्लिम पत्नी अपने पति को तलाक नहीं दे सकती बल्कि उसकी प्रार्थना पर तलाक की घोषणा केवल न्यायालय द्वारा ही की जा सकती है। किसमें, खुला में, मुबारत में, इला में या लियान में। आपसे पूछ रहा है कि वो तलाक का कौन सा प्रकार है जिसमें जो पत्नी है वो स्वयं तलाक दे नहीं सकती, लेकिन वो क्या कर सकती है, वो सिर्फ तलाक के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन दे सकती है और उसकी एप्लीकेशन को प्रोसेस करके, उसके केस को प्रोसेस करके जो फाइनल डिसीजन है किसका, डाइवोर्स का, ये कौन देगा, ये कोर्ट देगा, ठीक है। ये किसमें होता है, ये होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, लियान में। किसमें होता है, ये होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, लियान में, ठीक है। लियान के देखिए तलाक में एक मुस्लिम पत्नी अपने पति को तलाक नहीं दे सकती है बल्कि उसकी प्रार्थना पर तलाक की घोषणा केवल न्यायालय द्वारा ही की जा सकती है। आगे देखिए, आगे है, एक मुस्लिम पति अपनी पत्नी पर व्यभिचारिणी का आरोप लगाता है और अपने आरोप को वापस नहीं लेता है, तो यह किस प्रकार के तलाक से संबंधित होता है, लियान से, खुला से, इला से या मुबारत से। तो देखिए इस तरह का जो मतलब ये है, ये किससे संबंधित होता है, ये आपका संबंधित होता है ऑप्शन नंबर ए, लियान से, ठीक है। किससे, लियान से। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, लास्ट क्वेश्चन है आज का, मुसलमानों में तलाक का प्रकार नहीं है। आपसे पूछ रहा है मुसलमानों में तलाक का प्रकार नहीं है, यानी कि जो 4 दिए हैं इनमें से कोई 3 हैं तलाक के प्रकार और कोई एक नहीं है। जो एक नहीं है आपको वही बताना है। तो देखिए खुला क्या होता है, खुला भी तलाक का एक प्रकार होता है, ठीक है। जो इला है, इला भी तलाक का एक प्रकार होता है। मुबारत भी जो तलाक है उसका एक प्रकार होता है। लेकिन जो मुता है, मुता क्या होता है, मुता तलाक नहीं है, ठीक है। मुता मुस्लिम तलाक का प्रकार नहीं है बल्कि ये मुस्लिम विवाह का एक प्रकार है, ठीक है। तो बाकी जो 3 सभी हैं, खुला, इला, मुबारत, ये क्या है, ये तलाक के प्रकार है। जबकि जो आपका मुता है ये क्या है, ये मुस्लिम विवाह का एक प्रकार है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुता, ठीक है। तो आज का जो हमारा टेस्ट नंबर 10 था ये कंप्लीट होता है। देखिए इसमें एक दो कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने की ज़रूरत है, जो आपके एग्जाम के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो साथ साथ पढ़ते जाइए और जहाँ पर आपको ज़रूरत लगे तो साथ ही साथ शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाते जाइए, क्योंकि ये शॉर्ट नोट्स ही होते हैं जो आपको लास्ट टाइम में, जिनका आप रिविज़न कई बार करके अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो को पूरा देखिएगा और 1 से 2 बार रिपीट करके ज़रूर देखिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। और जो हमारा टेस्ट नंबर 11 है ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।